वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो एग्जाम प्रिपरेशन पे बेस्ड है और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज के बारे में। जेई मेन एंड एडवांस का आप अगर मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स देखेंगे जो पूछा गया है पिछले ईयर्स में, तो मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स एप्लीकेशन बेस्ड होता है। मतलब वहाँ पर सिर्फ थ्योरी पढ़ने से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, उसका एप्लीकेशन भी हमें पता होना चाहिए। और आज का वीडियो उसी पे बेस्ड है कि हम लोग कैसे कॉन्सेप्ट को समझते हुए उसको एक्चुअली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी की तरफ मूव करने से पहले सर्टेन मस्ट हैव्स हैं, पहले हम उसको समझेंगे और उसके बाद मैं मूव करूंगा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी के बारे में। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. Also hit the bell icon so that you get notified for all upcoming videos. So with this, let's get started. तो जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मस्ट हैव्स के बारे में, राइट। उसके बाद ही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी का कोई मतलब बनता है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं मस्ट हैव्स क्या है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। यस, आप सीधे अगर प्रॉब्लम की तरफ अप्रोच करोगे तो नहीं बनेगा अनलेस आपका उससे उसके कंटेक्स्ट में जो कॉन्सेप्ट है, उसके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट है प्रॉब्लम के पीछे, वो क्लियर ना हो। तो यू जस्ट मेक श्योर कि यू हैव डन इनफ प्रैक्टिस ऑन ए पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कोई भी कॉन्सेप्ट जिस पे प्रॉब्लम पूछा गया उस पर सफिशिएंट प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी आप उस कोई जो एक नया प्रॉब्लम आएगा उस पर आप सोच सकते हो। तो हमारा सफिशिएंट प्रैक्टिस होना चाहिए। कोई भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो हम लोग देख रहे हैं उस पर बेस्ड पर्टिकुलर हमारा जो प्रैक्टिस होना चाहिए वो सफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है फोकस ऑन डेरिवेशन। स्पेशली जेईई एडवांस के कंटेक्स्ट में बात करें तो डेरिवेशन बेस्ड प्रॉब्लम बहुत सारा रहता है। ठीक है, इसलिए डेरिवेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेट्स से कि अगर हम कुछ डेरिवेशन में कुछ मॉडिफाई कर दें, राइट, और उससे कोई क्वेश्चन फ्रेमिंग कर लें, तो अगर हमें डेरिवेशन नहीं पता है और हमने सीधे फॉर्मूला को रट रखा है तो वो प्रॉब्लम डेफिनेटली नहीं बनने वाला है। तो जेईई एडवांस में इन पर्टिकुलर जो डेरिवेशन होता है, जो भी हम लोग डेरिवेशन करते हैं, है ना, फिजिक्स में बहुत सारे डेरिवेशंस आपको देखने को मिलेगा, तो उस डेरिवेशंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो उसमें हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं, मैक्सिमम फ्लाइट निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। तो वो कैसे आता है ना, उसका क्या तरीका होता है कैलकुलेट करने का, उस सारे डेरिवेशन को समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आते हैं यूज़ ऑफ फॉर्मूला प्रॉपरली, है ना। जैसे मान लीजिए आपने कोई फॉर्मूला फाइनली आपने सीखा है कोई फॉर्मूला, बट उसका कांस्टेंट पता होना चाहिए, है ना। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे लेट्स से एक जो कॉमन मिसकॉन्सेप्शन होता है कि हम लोग स्टूडेंट्स नॉर्मली टेंड करते हैं कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कहीं भी लगा दिया नहीं, जबकि इसका कांस्टेंट का क्या होता है कि इसको हम तभी लगा सकते हैं जब मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता है तो जो एक्सेलरेशन का स्टैंडर्ड डेफिनेशन है dv बाई dt, उसको यूज करेंगे। ठीक है, इसी का स्पेशल केस होता है ये। तो ये इसका कांस्टेंट हो गया। तो सिर्फ फॉर्मूला को हमें नहीं याद रखना है, उसका जो कांस्टेंट है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, फिर यूज ऑफ अनदर फॉर्म। कई बार क्या होता है ना, फॉर्मूला का दूसरा फॉर्म जो होता है, मतलब जितना भी फॉर्म पॉसिबल है सब आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे रेंज हमें पता है ना, रेंज की हम बात करें तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, ये हमें पता है, राइट। बट इसी का एक दूसरा फॉर्म होता है 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी। यहाँ पर ये u का इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, ये इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट है, तो ये दूसरा फॉर्म हो गया। तो ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर केस में आपको इसकी ज़रूरत पड़ी और किसी दूसरे केस में हो सकता है आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमें सारा फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक फास्ट। इसमें बहुत स्टूडेंट्स लैकिंग होते हैं। ठीक है, बहुत ऐसा होता है, आपने फील किया होगा कि कई बार क्या होता है कि आपका जब टेस्ट होता है तो आपको प्रॉब्लम वो पता होता है, ठीक है, आप वहाँ कोशिश करते हैं बट आप स्टक हो जाते हो, फिर उसको आप घर पे बनाते हो तो वो बन जाता है, राइट। तो ऐसा इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं हमने अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं किया है फास्ट सोचने के लिए। ठीक है, अब कैसे ट्रेन करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक्चुअल टेस्ट पे ही रिलाई करें, उसके पहले भी हम लोग घर पे ही छोटा छोटा मॉक ड्रिल कर सकते हैं। मे बी रैंडमली 5-10 क्वेश्चन उठा लें, टाइम लिमिट कर लें, 2 या 3 मिनट का पर क्वेश्चन हम टाइम लिमिट कर लें, और उस लिमिटेड टाइम में हम क्वेश्चन को बना के देखें और फिर अपने एक्यूरेसी रेट को भी चेक करें कि कितना सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो ये छोटा छोटा मॉक ड्रिल्स भी हमें करना पड़ेगा
जो कि बेसिकली आपके ब्रेन को ट्रेन करेगा फास्ट सोचने के लिए, ठीक है। और ये प्रैक्टिस की बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको फास्ट सोचने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आते हैं रेस्ट्रिक्शन टू लिमिटेड रिसोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट जो बहुत अच्छे हैं, फिर भी व्हाट दे डू, दे मूव फ्रॉम वन रिसोर्स टू अनदर रिसोर्स एंड देन अगेन टू अनदर रिसोर्सेज। तो क्या होता है ऐसे केस में, क्या होता है कि जब आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हों तो वैसे में आप कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो ज़्यादा रिसोर्स नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट हर एक सब्जेक्ट का मे बी 1 या 2 रिसोर्स, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारे पास जो भी रिसोर्स है, हाँ डेफिनेटली वो जो रिसोर्स होना चाहिए वो जेई मेन और जो एडवांस पैटर्न पे बेस्ड ही होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड आपका जो रिसोर्सेज है उसी को यूज़ करना चाहिए, बट हमें ज़्यादा रिसोर्स यूज़ नहीं करना चाहिए। मे बी 1 या 2 पर सब्जेक्ट, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। अदरवाइज कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा और एंड में हमें लगेगा हमने कुछ सीखा ही नहीं। तो हमारा फोकस होना चाहिए सीखने पे। हम छोटी छोटी प्रॉब्लम से बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो फोकस हमें क्वालिटी पे रखना चाहिए। एट द सेम टाइम 1 या 2 रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं होना चाहिए ताकि हमारा सफिशिएंट प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। तो ज़्यादा रिसोर्स नहीं होना चाहिए। तो ये सब मस्ट हैव्स है बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स होपफुली आपको क्लियर होंगे। अब हम लोग मूव कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी की तरफ, ठीक है। तो मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, जो हमारा मेन कंसर्न था यहां पर, है ना। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज राइट मेथड टू अप्रोच अ प्रॉब्लम, ठीक है। और मैंने इनफैक्ट 5 स्टेप्स उसको जॉट डाउन किया है और मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगा जिसमें आईआईटी का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मैं उसका आपको पहले स्टेटमेंट पढ़ता हूं और फिर मैं बताऊंगा कि हम लोग कैसे उस सारे 5 स्टेप्स हैं उसको हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम का स्टेटमेंट बताता हूँ। ये 2011 का आईआईटी का पूछा हुआ प्रॉब्लम है। अ ट्रेन इज मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए. A boy standing in the train throws a ball forward with a speed of 10 meter per second at an angle of 60 degree to the horizontal. The boy has to move forward by 1.15 meter inside the train to catch the ball back at the initial height. Then acceleration of the train in meter per second square is, मतलब इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी जो मैंने पढ़ा, ये जो क्वेश्चन पढ़ा, ये एक्चुअल क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी का 2011 में। तो ये बॉडी हो गया, ये उस क्वेश्चन का बॉडी हो गया, ठीक है। तो कई बार क्या होता है प्रॉब्लम में डायग्राम बना हुआ होता है और कई बार डायग्राम नहीं होता है, ठीक है। तो वेरेवर पॉसिबल डायग्राम जरूर ड्रॉ करें, ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ है तो खुद से इमेजिन करके ड्रॉ करें, क्योंकि कई चीज़ आपको भी पता है जो पिक्टोरियल मेमोरी होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, राइट। तो कोई भी चीज़ कोई पिक्टोरियल फॉर्म में होता है उसे सोचना, एनालाइज करना ज़्यादा आसान होता है। तो पहला स्टेप होगा हमारा, स्टेप 1 जो होगा वो होगा ड्रॉ डायग्राम वेरेवर पॉसिबल, ड्रॉ डायग्राम वेरेवर पॉसिबल, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। जैसे हम यहाँ की बात करें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें, तो जैसे एक ट्रेन है हमारा, है ना, ट्रेन है, उसमें एक बॉय स्टैंड कर रहा है, उसने थ्रो किया है सर्टेन वेलोसिटी से, यू से 60 के एंगल पे, है ना, और ये ए से एक्सलेट कर रहा है ना, आगे फॉरवर्ड एक्सलेट कर रहा है। तो कुछ इस टाइप का डायग्राम हम बना सकते हैं, इससे हमारे लिए एनालाइज करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम हो गया। डायग्राम प्रॉब्लम में नहीं दिया हुआ है, हमने खुद से इसको इमेजिन करके ऐसा बनाया है, ठीक है। स्टेप 2 एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ पर डेटा हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, जैसे u दिया हुआ है, u मेरा दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे यहाँ पर ये मेंशन नहीं है
कि जो स्पीड है वो किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो अगर कुछ ना मेंशन हो तो हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देते हैं। तो यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, सीधे लिखा हुआ है लैंग्वेज, अ बॉय स्टैंडिंग इन द ट्रेन थ्रोज अ बॉल फॉरवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ये लैंग्वेज है। तो अगर कुछ नहीं मेंशन है तो हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेना है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो यू मेरा 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो आगे मूव कर रहा है वो कितना है, एक्स नॉट, इसको एक्स नॉट बोले हम, तो ये 1.15 मीटर हो गया, ठीक है। और मेरे से फाइनली जो पूछा गया है वो एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो हमने क्या किया, ये जो बॉडी था, ये जो क्वेश्चन का बॉडी था, उससे जितना डेटा था हमने वो एक्सट्रैक्ट कर लिया कि क्या क्या डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा हुआ स्टेप नंबर 2, जितना भी डेटा है क्वेश्चन का सबको हमें एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं स्टेप 3 की तरफ, है ना। तो स्टेप 3 में स्टेप 3 एक्सट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है ना, और है ना क्या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। जैसे तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की हम बात करें तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट यूज किया गया। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहला है प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट, है ना, और दूसरा क्या है वो है रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट। तो ये 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और रिलेटिव मोशन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हमें ये चीज़ पहले सोचना पड़ेगा कि क्या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पूछा गया है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है तो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट उसके पीछे होता है, उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। तो हमें वो डिकोड करना है कि क्या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पूछा गया है। तो ये मेरा हो गया स्टेप नंबर 3। अब हम लोग मूव करते हैं स्टेप नंबर 4, है ना। ये हुआ एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट बाय फॉर्मूला। अब हमने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या पर्टिकुलर यहाँ पर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, तो अब उसको अप्लाई करने आना चाहिए कि कैसे हम उसको अप्लाई करें, राइट। तो जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि अगर जो 1.15 मीटर है वो क्या है, वो बॉल का डिस्प्लेसमेंट है ट्रेन के रेस्पेक्ट में। तो हम बॉल के डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिख सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल हो गया, सो दिस इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। ये जो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है वो लग गया। तो यहाँ पर अगर इसका मॉडुलस ले लें तो ये हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेरा बॉल का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अच्छा, जो u दिया हुआ था वो भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में था, तो दिस वुड बी इक्वल टू u cos 60 डिग्री इंटू t हो जाएगा, नहीं, और t जो होगा यहाँ पर ये कितना हो गया 2uy/g हो जाएगा, नहीं। जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा यहाँ पर, जो u का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो ट्रेन के एक्सेलेरेशन से अनअफेक्टेड होगा, तो t जो होगा 2u/g होगा या 2u sin θ/g हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली आपको बता रहा हूँ वे ऑफ थिंकिंग क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने अप्लाई किया, तो जो भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला है उसको यूज करना है हमें यहाँ पर, है ना। और एंड में जो स्टेप 5 होगा हमारा, है ना, स्टेप 5 जो होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप 5 है चेक एनी कैलकुलेशन बाय कॉन्सेप्चुअल एरर। तो हमें एक बार वापस भी चेक करना है कि हमने जो कैलकुलेशन किया या जो कॉन्सेप्ट लगाया है वो सही है या नहीं है। तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। एट द एंड जब हम पूरे कंक्लूजन तक पहुंच गए हैं उसके बाद एक क्रॉस चेक करना ज़रूरी है। देखिए ऐसे तो ये यहाँ पे मैंने 5 स्टेप्स लिखा है, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सारा जो स्टेप्स है बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। बट एक आइडिया दिमाग में होना चाहिए, एक थॉट प्रोसेस हमारे अंदर होना चाहिए कि हमें इस तरीके से सोचना है, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट मेथड जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। कई बार क्या होता है कि हम प्रॉब्लम को, है ना, मेयरली डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, नहीं, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है।
ठीक है। ये भी मैं आपको जो जेई का ही क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का, उसकी हेल्प से बताऊंगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है 2004 का पूछा हुआ है ना। तो जो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से है ना। ये मेन का प्रॉब्लम है, ठीक है। अ बॉडी ऑफ मास m accelerates uniformly from rest to v1 in time t1. The instantaneous power delivered to the body as a function of time t is, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है m v1 t स्क्वायर बाय t1, दूसरा है m v1 स्क्वायर t बाय t1 स्क्वायर, तीसरा है m v1 t बाई t1 और चौथा ऑप्शन है m v1 स्क्वायर t बाई t1। अब देखिए इस प्रॉब्लम में एक्चुअली में सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी प्रॉब्लम हमें मिलता है जिसको हम लोग सिंपली डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हुए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए यहां पर हमसे जो फाइनली पूछा गया है इंस्टेंटेनियस पावर अगर देखें तो क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। अगर उसका हम यूनिट देखें तो एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, ये T1 इससे कैंसिल आउट होगा तो ऊपर T बचेगा नहीं, तो यहां पर ये मोमेंटम हो गया और ये टाइम हो गया, तो मोमेंटम और टाइम आ गया यहां पर, तो ये तो पावर हमें देगा नहीं। अब यहां पे आते हैं, तो ये mv1 स्क्वायर है, तो mv1 स्क्वायर एनर्जी देगा हमें। हाफ mv1 स्क्वायर क्या होता है, एनर्जी होता है, तो mv1 स्क्वायर भी क्या देगा, एनर्जी देगा। और यहां से अगर यहां पे ये t और ये t1 स्क्वायर है तो ये कैंसिल आउट हुआ, डायमेंशनली मैं बात कर रहा हूं, तो नीचे टाइम आ जाएगा, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो ये पावर को जस्टिफाई कर रहा है, करेक्ट। यहां पर आएंगे तो ये देखिए ये t और t1 कैंसिल आउट हो जाएगा डायमेंशनली, तो ये बचा क्या, मोमेंटम, तो ये नहीं होगा। और एंड में आए तो ये एनर्जी mv1 स्क्वायर एनर्जी हो गया और t बाई t1 अगेन कैंसिल आउट कर लेगा, तो ये एनर्जी दे रहा है, राइट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। तो यहां पर बिना कुछ किए हुए, बिना कुछ हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सिंपली डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हमें इस तरीके से भी सोचने आना चाहिए, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, है ना, एक और मैं एग्जांपल लेता हूं। इसको कहते हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, है ना, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। कई बार हम एलिमिनेट कर सकते हैं कुछ ऑप्शंस को, है ना। तो ये भी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। ये भी आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो है, अ सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग विदाउट डैम्पिंग व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब इज लेस देन मैक्सिमम, इट्स एक्सेलरेशन वेक्टर ए इज करेक्टली शोन इन। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक है, अगेन 4 ऑप्शन है। तो जो पहला ऑप्शन है कुछ ऐसा है ना, और इसमें जो एक्सेलरेशन वेक्टर है उसको दिखा रखा है, उसको एरो से दिखा रखा है ना। तो ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और यहाँ पे पहले ऑप्शन में ऐसे दिखा रखा है। दूसरे ऑप्शन में देखें तो ये ऐसा है और इधर दिखा रखा है एक्सेलरेशन। तीसरे ऑप्शन में देखें तो ऐसा है और ये इधर दिखा रखा है। और चौथे ऑप्शन में देखें तो ये ऐसा है ना, और ये ऐसा दिखा रखा है और ये इधर दिखा रखा है, राइट। अब देखिए सिंपल लॉजिक अगर हम लगाएं, है ना। अच्छा यहां पर देखिए की कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब इज लेस देन मैक्सिमम, अगर ये मैक्सिमम पे होगा तो उस समय, है ना, उस समय वेलोसिटी 0 होगा, करेक्ट, वेलोसिटी 0 होगा। और इन दैट केस जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि रेडियल जो होता है वो टुवर्ड सेंटर होता है। जैसे ये इसका ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है तो टुवर्ड सेंटर इधर होगा। तो अगर ये मैक्सिमम पे होता तो रेडियल 0 होता, सिर्फ टेंजेंशियल जो पाथ के लॉन्ग है, ये पाथ को दिखा रहा है नहीं, तो एक टेंजेंशियल जो पाथ के लॉन्ग काम करेगा, जो जी का कंपोनेंट काम करेगा इस तरफ, है ना, वो सिर्फ काम करेगा अगर मैक्सिमम पे होगा तो, ठीक है। तो क्योंकि ये मैक्सिमम से पहले है तो इसके पास टेंजेंशियल तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जी का कंपोनेंट जो होता है, एक जी का कंपोनेंट जो पाथ के लॉन्ग काम करेगा नहीं, वो हमेशा काम करेगा। तो अगर मैक्सिमम से पहले है तो रेडियल और टेंजेंशियल दोनों ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं, हम सिर्फ रेडियल नहीं कह सकते हैं, तो हम इसको सिंपली एलिमिनेट कर सकते हैं, नहीं, सिर्फ रेडियल एग्जिस्ट नहीं करेगा,
ये सिर्फ टेंजेंशियल है, तो इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बचा ये दो ऑप्शन, ठीक है। तो अगर अच्छा रेडियल हमें पता है कि तो जो भी होगा इसी सी और डी में होगा, तो रेडियल इस तरफ है और टेंजेंशियल इस तरफ है, तो इस दोनों का जो वेक्टर रिजल्टेंट हम लोग डेफिनेटली इस तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये ऑप्शन सी जो होगा, ठीक है, सी या डी में ही होगा, जो भी आंसर होगा सी और डी में होगा। फिर फर्दर ऑब्वियसली हमारे पास और भी कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तभी हम लोग फाइनल कंक्लूजन दे सकते हैं। बट ए और बी को हम लोग इमीडिएटली एक्सक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम और मीन पोजीशन के बीच का है। नहीं तो सिर्फ रेडियल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, सिर्फ टेंजेंशियल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। जो भी होगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन वो इस दोनों का वेक्टर कॉम्बिनेशन होगा, रेडियल और टेंजेंशियल दोनों का वेक्टर कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। और ऑब्वियसली अब यहाँ पर ये हमारे पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि टेंजेंशियल इसके अलॉन्ग काम करेगा, रेडियल इसके अलॉन्ग काम करेगा, तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट हो कहीं इधर काम करेगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन सी होगा। डी में इस तरफ आ गया तो इधर तो नहीं आएगा ना, रेडियल इधर है, टेंजेंशियल होगा, तो इस तरफ तो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर इधर नहीं होगा एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आंसर है वो सी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, इसके अलावा खुद भी बहुत सारा स्ट्रैटेजी डिवाइस कर सकते हो, वो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग क्या क्या सोच सकते हैं। तो ये सारा एक थॉट प्रोसेस है कि हम लोग इस तरीके से भी सोच सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।